नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। उस हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा के बारे में। तो उससे पहले अकबर ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए एक सैन्य मंडल को रूपरेखा न दे करके एक प्रेम से अपने अधीन करने के लिए इन्होंने चार शिष्ट मंडल भेजे हैं मेवाड़ की धरती पर। उन चार शिष्ट मंडलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अकबर चाहता था कि मैं युद्ध नहीं करूं, युद्ध न करके प्रेम पूर्वक अगर महाराणा प्रताप मेरे अधीन हो जाए, क्योंकि उनकी एक धारणा थी, उनका एक मत था कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई तो उन्होंने ये देखा कि अब उनके जो नए शासक बने हैं महाराणा प्रताप, वो हो सकता है मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। इसलिए उन्होंने प्रेम पूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए मेवाड़ की धरती पर चार शिष्ट मंडल भेजे हैं। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए कितने शिष्ट मंडल आए मेवाड़ की धरती पर। महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए मेवाड़ की धरती पर अकबर ने चार शिष्ट मंडल भेजे। शिष्ट मंडल भेजे, चार शिष्ट मंडल भेजे। सबसे पहले आया है जिसका नाम है जलाल खां कोची। जलाल खां कोची, जलाल खां कोची आया है, वो 1572 में आया, यानी जब ये शासक बने हैं तब ये जलाल खां कोची आया। और दूसरा जो आया है, दूसरा आया है मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह। और जो तीसरा आया है भगवंत दास, राजा भगवंत दास। चौथा आया है राजा टोडरमल। टोडरमल, ये तीनों ही 1573 के अंदर आए। हम लिख सकते हैं ये तीनों ही 1573 के अंदर आए हैं। एक आया 1572 में और तीनों ही आए 1573 के अंदर। देखिएगा, जलाल खां कोची आया और इन्होंने कहा, महाराणा प्रताप से मुलाकात हुई कि आप अधीनता स्वीकार कर लो, और महाराणा प्रताप ने मना कर दिया, अधीनता स्वीकार नहीं की। ये वापस चले गए। फिर आता है दूसरा, ये सेनापति था अकबर का। और दूसरा आता है मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में ये जानकारी है कि हमें ये जानकारी मिलती है कि मिर्जा राजा मानसिंह जब मेवाड़ की धरती पर आते हैं तब इनसे जो मुलाकात होती है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनकी मुलाकात दिन को 3:30 बजे के आसपास होती है। और जो मुलाकात होती है वो उदय सागर झील के किनारे होती है। जब मिर्जा राजा मानसिंह अपने मर्दाना हाथी से उतर करके आते हैं और प्रेम पूर्वक जो मुलाकात होती है महाराणा प्रताप के साथ में, और वो जब मुलाकात करते हैं और संध्या हो जाती है, हो जाती है, तब महाराणा प्रताप अपने महलों में चले जाते हैं। और शाम को जब भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है तो महाराणा प्रताप तो महलों में है और महाराणा प्रताप के कुंवर अमर सिंह आते हैं इनके साथ में भोजन करने के लिए। मान सिंह, और मान सिंह कहता है कि आपके पिताजी कहाँ हैं? तो कहता है कि मेरे पिताजी के सर दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे भेजा है। मान सिंह को ये लगा कि जो मेवाड़ के जो राजपूत है, मेवाड़ के जो सरदार है, ये अपने आप को समझते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, और जो जयपुर के शासक है, जयपुर के सरदार है, उनको अपने से हीन मानते हैं। इसलिए एक शासक के साथ में शासक खाना खाता है, कुंवर खाना कैसे खाता है? राजकुमार खाना नहीं खाता, युवराज नहीं खाता खाना, शासक के साथ में शासक खाना खाता है। ऐसा कह करके नाराज होकर के मिर्जा राजा मान सिंह चले जाते हैं। जब जा रहे होते हैं तब कहता है अमर सिंह कि प्रताप महाराणा पिताजी के सर दर्द हो रहा है। तो ये कहता है कि पिताजी के सर दर्द हो रहा है तो पिताजी को जाकर के कहो कि हल्दी घाटी के युद्ध में मैं टैबलेट लेके आ रहा हूँ, तैयार हो जाए।
अब अमर सिंह भी कम नहीं था। अमर सिंह ने कहा अगर आप टैबलेट लेके आ रहे हो तो ठीक है, और आप अपने साथ में फूफा जी को भी साथ में लेके आना, मैं इंजेक्शन लेके आऊंगा उनके लिए, जो उनके एक सर के अंदर कीड़ा है अधीनता स्वीकार करवाने का, मैं उसे ठीक कर दूंगा। ऐसा कह करके कौन, मान सिंह तो चले जाते हैं और अमर सिंह वापस आ जाते हैं। फिर ये जाते हैं अकबर के पास में और अकबर से जाकर के कहते हैं कि जहां पना आपने टेढ़ी तलवार दे रखी थी तो फिर मुझे बंदा क्यों नहीं दिया। मुझे अगर मैं इनको तलवार ये ऐसे मानने वाले नहीं है, मुझे युद्ध करने के लिए भेजा जाए। तब अकबर नहीं चाहता था कि युद्ध हो, वो और एक शिष्टमंडल के रूप में भेजता है। और किसको भेजता है, अब राजा भगवान दास को भेजता है। यानी पुत्र नहीं मना सका तो पुत्र के स्थान पर पिताजी को भेजा है। किसको भेजा, पिताजी, यानी मान सिंह के पिताजी थे राजा भगवान दास। जब भगवान दास मेवाड़ की धरती पर आते हैं, जब भगवान दास मेवाड़ की धरती पर आते हैं और मुलाकात होती है प्रताप से, तो प्रताप कहते हैं कि आप जिस धरती पर आए हो और आप जिस शासक को कह रहे हो, जिस उत्तराधिकारी को कह रहे हो, और उनके आपको पता नहीं कि आपने कत्ले आम जारी करवाया था मेवाड़ की धरती पर। उनके जो रक्त के धब्बे अभी तक मिटे नहीं है, अभी तक खत्म नहीं हुए, अभी तक धरती ये लाल पड़ी है। और उसी के उत्तराधिकारी को, उसी के शासक के उत्तराधिकारी को आप महाराणा प्रताप को ये कहते हो कि अधीनता स्वीकार कर ले। आपने जो ये रक्त कत्ले आम जारी करवाया है उसकी वजह से आज मेवाड़ के अंदर यानी कि जो अकबर के एक कलंक लगा हुआ है, आप उसी को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहते हो। यानी कि इन्होंने मना कर दिया और भगवान दास भी वापस चले जाते हैं, इनका भी उद्देश्य फेल हो जाता है। अब रहा पीछे राजा टोडरमल। चौथा शिष्टमंडल मेवाड़ की धरती पर आता है राजा टोडरमल। टोडरमल एक वाकपटु, एक चतुर व्यक्ति था, बोलने में चतुर था, चालाक था, हम कह सकते वाकपटु। तो ये बोलने में इतना चालाक था, इसने आकर के अकबर मान सिंह का महाराणा प्रताप से बात की और महाराणा प्रताप से कहा इसने कि महाराणा प्रताप अगर आप अधीनता स्वीकार कर लो तो अधीनता स्वीकार के क्या क्या फायदे मैं आपको बताता हूँ। महाराणा प्रताप कहता है, वो कम नहीं थे, उन्होंने कहा आप अगर जाकर के अकबर को बोलो कि अधीनता स्वीकार कर ले तो मैं बताता हूँ अधीनता स्वीकार करने के क्या क्या फायदे हैं। टोडरमल कहता है कि आप अगर अकबर की अधीनता स्वीकार करते हो तो आपको आधा हिंदुस्तान दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो मेवाड़ी सरदार है महाराणा प्रताप, ये कहते हैं कि मैं मेवाड़ देने को तैयार नहीं, मुझे हिंदुस्तान, अगर आधा हिंदुस्तान देता है तो ये मेवाड़ लेने की क्या इच्छा उसकी, और अगर उस अकबर को लालसा है तो जो पूरा हिंदुस्तान है मुझे दे दे और मैं मेवाड़ दे दूंगा उसे। लेकिन ये महाराणा प्रताप जब ऐसी बातें करता है तो टोडरमल समझ गया कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, बातों में आने वाला नहीं है। तब टोडरमल भी चले जाते हैं। अब मेवाड़ की धरती पर जो युद्ध होगा वो अब श्रेष्ठ मंडल न भेज करके अब एक सैन्य मंडल को जो तैयार किया जाएगा, एक रूप प्रदान किया जाएगा। वो सैन्य मंडल अकबर जो मैगजीन का दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग, उसमें तैयारी करेगा। क्योंकि 4 शिष्टमंडल भेजे, कोई सफलता नहीं मिली, तो अब एक सैन्य मंडल को रूप दिया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सैन्य मंडल के साथ में जो वीर रस के साथ में उसके साथ में आ रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 18 जून 1576 को। यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ये सभी इतिहासकार मानते हैं, यानी कि सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि 18 जून को लड़ा गया। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो 21 जून 1576 को लड़ा गया था। और जो ये युद्ध है ये खमनोर में लड़ा गया था। जो खमनोर तहसील जिला है वो राजसमंद है। राजसमंद, खमनोर तहसील राजसमंद जिले के अंदर ये लड़ा गया था। और जो ये युद्ध है बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। जो नदी थी वो बनास नदी, बनास नदी के किनारे।
अगर आपसे पूछ ले 18 जून 1576 को, अगर सीधे सीधे शब्दों में पूछे तो बताना है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अगर आपसे ये पूछे कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ, तो 21 जून का हुआ, 21 जून 1576 को हुआ था। उनका एक तर्क था, उनका एक मानना था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कि दोनों सेनाओं का आमना सामना 18 जून को हुआ था, लेकिन जो युद्ध हुआ है वो 21 जून को युद्ध हुआ है। ये इस प्रकार अपने तर्क साबित करते हैं। और जो ये युद्ध है ये खमनोर तहसील राजसमंद जिले के अंदर बनास नदी के किनारे होता है। और हल्दी घाटी ये एक हम कह सकते हैं हल्दी घाटी का नाम, वहाँ कोई मिट्टी हल्दी से रंगीन नहीं है, वहाँ भी काली पीली लाल मिट्टी है, लेकिन एक अर्थ है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था उसके अंदर मेवाड़ की धरा से, मेवाड़ की ओर से जो मेवाड़ी सेना में जो युद्ध किया है, हल्दी चढ़ी औरतों ने युद्ध किया है। यानी कि जो नवविवाहित औरतें थी, हल्दी चढ़ी हुई थी हाथों पर, और उन्होंने पुरुष वेश के अंदर जो युद्ध किया है और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई है। तो इसलिए इसका जो नाम है वो हल्दी घाटी का मैदान यानी कि हल्दी घाटी नाम पड़ा है, और हल्दी घाटी के मैदान के अंदर युद्ध हुआ है। और जो रक्त तलाई है वो रक्त तलाई एक बनास नदी का कांटेदार जो मार्ग है उसका नाम है रक्त तलाई। हम लिख सकते हैं रक्त तलाई, यही यहाँ पर है। दूध तलाई उदयपुर के अंदर है, नहीं दूध तलाई माउंट आबू पर है, ये ध्यान रखिए। रक्त तलाई है ये रक्त तलाई जो बनास नदी का कांटेदार मार्ग है, बनास नदी का कांटेदार मार्ग, बनास नदी का जो कांटेदार मार्ग है, ये कांटेदार मार्ग है वो रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। रक्त तलाई का अर्थ ये होता है जिस समय युद्ध हुआ था तो युद्ध होने के बाद में बरसात हुई थी, और उस वर्षा से जो मुगलों का है या मेवाड़ी सेना का जो खून है वो इकट्ठा हुआ था और खून जम गया था, रक्त जम गया, रक्त ही रक्त हो गया था, यानी नदी बही थी युद्ध के बाद में। इस भयंकर गर्मी के अंदर जो युद्ध हुआ उसमें जब रक्त बहा और रक्त के ऊपर पानी आने से जब इकट्ठा हो गए तो रक्त ही रक्त हो गया, और उस तलाई के अंदर उसका नाम है रक्त तलाई। अब देखिएगा जो मेवाड़ का जो युद्ध हुआ है हल्दी घाटी का, तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने, हम लिख सकते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली। थर्मोपोली एक यूनान के अंदर बहुत बड़ी रणस्थली है इसका नाम, इसलिए ये कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। ये राजस्थान के इतिहासकार है, इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है ये मेवाड़ की थर्मोपोली यानी ये बहुत बड़ी रणस्थली है, और थर्मोपोली का अर्थ ये होता है यूनान की बहुत बड़ी रणस्थली, इसलिए इसका नाम पड़ा है, जो इसका नाम पड़ा है वो पड़ा है थर्मोपोली। और एक दूसरे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने बताया है गोगुंदा का युद्ध, ये बताया बंदायूनी ने। किसने? गोगुंदा का युद्ध। इन्होंने कहा है गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। ये जो गोगुंदा का युद्ध है ये कहा है बंदायूनी ने, जो मुगल सेना के साथ में था इतिहासकार। अगर आपसे पूछ ले खमनोर का युद्ध किसने कहा है, तो खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है, ये भी अकबर के साथ में था। खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, ये जो खमनोर का युद्ध है ये अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। एक इतिहासकार और हुए हैं जिन्होंने कहा है बादशाहबाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध। ये जो बादशाह बाग का युद्ध है, ये बादशाह बाग का युद्ध का है, ये का है श्रीवास्तव ने, इतिहासकार है श्रीवास्तव, इन्होंने बादशाह बाग का युद्ध का है। बंदायूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुंतख्वाब उत त्वारिक। बंदायूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुंतख्वाब उत त्वारिक, उत त्वारिक। इस मुंतख्वाब उत त्वारिक ये एक पुस्तक है, हम लिख सकते हैं ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंदर
हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है, यानी कि हम लिख सकते हैं युद्ध का, हल्दी घाटी के युद्ध का, हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। जो प्रत्यक्ष वर्णन किया है वो प्रत्यक्ष वर्णन बंदायूनी ने किया है, और बंदायूनी अकबर की सेना में था, अकबर की सेना में था। इसने अपनी पुस्तक मुंतख्वाब उत तवारी की पुस्तक के अंदर हल्दी घाटी के मैदान जो युद्ध है, इस युद्ध का जो वर्णन किया है वो प्रत्यक्ष वर्णन किया है। अब देखिएगा जो युद्ध की रूपरेखा है उसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, युद्ध की रूपरेखा, जो युद्ध की रूपरेखा है वो मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर के अजमेर के जो किला है जिसका नाम है अकबर का किला, या इसी का ही नाम है मैगजीन का किला, तो उस मैगजीन के किले के अंदर बादशाह अकबर ने युद्ध की रूपरेखा तैयार की। तो युद्ध की जो रूपरेखा तैयार की उसमें उद्देश्य यह था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाया जाए। इनका उद्देश्य यह था कि मेवाड़ की धरती पर, जो मेवाड़ की धरती पर मुगल सेना जाकर के महाराणा प्रताप को या तो जीवित बंदी बना करके लाए, या पकड़ करके लाए, या फिर युद्ध के अंदर मार दिया जाए। ये उनका एक उद्देश्य था। लेकिन उनका जो उद्देश्य विशेष ये था कि बंदी बना करके जीवित लाना। दूसरा, इनके जो सेनापति है, सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह है, सेनापति मिर्जा राजा मानसिंह को बनाया, यानी कि हम कह सकते हैं हरावल का नेतृत्व तो मिर्जा राजा मानसिंह जयपुर के शासक इन्होंने किया। और कमांडर होता है जो पीछे से कमांड करता है जो सेना को, तो वो कमांडर है आसफ खां को कमांडर, यानी हरावल का नेतृत्व यानी चंदावल का नेतृत्व कमांडर आसफ खां को सौंपा। और इस जो युद्ध के अंदर बताया जाता है, राजस्थान के एक कवि है, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया ये कहते हैं, उनके अनुसार, उनका ग्रंथ है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि जो मुगलों की सेना थी वो 3,20,000 थी, यानी कि जो मेवाड़ की सेना थी वो 80,000 सेना थी। 3,20,000 एक तरफ मेवाड़ी सेना 80,000, यानी कि 4:1, जो सेना का अनुपात था वो 4:1 था। और जो पहला शिविर लगाया है, यानी कि जो मुगलों ने पहला शिविर लगाया है मिर्जा राजा मान सिंह ने, वो पहला शिविर लगाया है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और वहाँ जो सैनिक थे, मुगलों के सैनिकों को पहाड़ी प्रशिक्षण दिया, क्योंकि जो मेवाड़ है ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और मेवाड़ी सेना पहाड़ी युद्ध करना जानती है। लेकिन मुगलों की सेना ने जो मैदानी युद्ध लड़े हैं लेकिन कभी पहाड़ी युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए 21 दिनों का पहाड़ी प्रशिक्षण दिया है वो मिर्जा राजा मान सिंह ने अपनी सेना को 21 दिन तक पहाड़ी प्रशिक्षण मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दिया है। और उनका जो अंतिम शिविर था वो अंतिम शिविर था मोलेला गांव, राजसमंद जिले के अंदर। मोलेला गांव मर्ण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, तो उस मर्ण मूर्तियों का जो प्रसिद्ध नगर है जिसका नाम है मोलेला गांव, और मोलेला गांव के अंदर अंतिम पड़ाव था मुगल सेना का, आप लिख सकते हैं। और अंतिम जो पड़ाव है वो मोलेला गांव में रखा है, और इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अगले चरण में हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप की जो युद्ध की रूपरेखा क्या थी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए साथियों, जो महाराणा प्रताप ने जो युद्ध की रूपरेखा तैयार की है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में तैयार की है, और जो युद्ध की रूपरेखा बनाई है कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई है। और उद्देश्य इनका यह था कि मेवाड़ की धरती पर मुगलों को परास्त करना, इनका एक ही उद्देश्य था। इस मेवाड़ की धरती पर मुगल आएंगे और उनको परास्त करना, इनको हराना था, उनका एक उद्देश्य था। और महाराणा प्रताप ने मैदानी युद्ध करने की रूपरेखा तैयार की, यानी योजना जो बनाई थी वो मैदानी युद्ध करने की बनाई, न कि पहाड़ी युद्ध करने का, क्योंकि जो आमना सामना होगा वो समान स्तर पर होना चाहिए। इन्होंने वीरता का जो परिचय दिया है वो ये दिया कि हमारा जो युद्ध होगा वो मैदानी होगा, पहाड़ी नहीं होगा। और इनके अंदर जो सेनापति थे तो सेनापति हकीम का सूर पठान थे, हकीम का सूर, और जिसे हम कहते हैं हरावल का नेतृत्व किया था हकीम का सूर ने। और जो चंदावल है, जो पीछे का भाग है चंदावल का जो नेतृत्व किया भील शासक पूंजा जी ने किया है। और जो बीच का स्थान होता है जिसे कहते हैं कमांडर या फिर डोलान, जो डोलान का नेतृत्व किया है वो जो मेवाड़ की सेना के अंदर, मेवाड़ी सेना के अंदर थे, हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप स्वयं थे, यानी वो महाराणा प्रताप ने ढोलान का नेतृत्व किया है। और हाथी इनके पास में थे राम प्रसाद, जिसको अकबर लेके जाता है, और अकबर ले जा करके इसका नाम कर देता है पीर प्रसाद। तो हम ये लिख सकते हैं इसका नाम था राम प्रसाद, वहां ले जा करके पीर प्रसाद, इसको बंदी बना लेते हैं
और इसका नाम रख देते पीर प्रसाद। तो इसका नाम था राम प्रसाद और वहाँ ले जाकर के इसका नाम कर देते पीर प्रसाद। वहाँ 19 दिन तक रखते हैं राम प्रसाद को, और 19 दिन के बाद में 19 दिन तक न तो वहाँ का जल पीता है, न वहाँ का न तो भोजन करता है, नहीं तो कुछ भी नहीं करता, बिना अन्न खाए पिए। यानी इसने 19 दिनों के बाद में अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी कि स्वर्ग सिधार गया। तब अकबर ने कहा था कि इसके पशु भी इतने हैं, महाराणा प्रताप के स्वामी भक्ति है, तो वो प्रताप हमारे दिन कभी होने वाला नहीं है। और जो ये राम प्रसाद ने दिखाई थी। और दूसरा था जिसका नाम था लूणा, तीसरा था जिसका नाम था खांडेराव, और चौथा हाथी था जिसका नाम था चक्रवाप। और कई हाथी थे और हाथियों का भी युद्ध हुआ था भयंकर, और युद्ध के अंदर इस राम प्रसाद ने कई महावतों को मार गिराया, कई हाथियों को मार गिराया था। तो बताते हैं कि 40 हाथियों को मार गिराया था जो मुगल सेना के अंदर थे। उन 40 हाथियों को जो मारा था इस राम प्रसाद ने मारा था, इतना ताकतवर था। अब देखिएगा जो महाराणा प्रताप स्वयं थे ये चेतक हाथी पर सवार थे। चेतक यानी चेतक का नाम चेतक भी मिलता है। चेतक हाथी यानी चेतक की जो आगे का जो चेतक का मुंह है, मुंह के ऊपर हाथी का सूंड, जो नकली सूंड लगा रखा था, यानी कि सुरक्षा के लिए और अगले को भ्रमित करने के लिए। जब हाथी ने जो महाराणा प्रताप सवार होते थे तो चेतक हाथी पर सवार होते थे। और इनकी जो सेना है, सेना के अंदर वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार 80,000 सैनिक थे। हम लिख सकते हैं वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार 80,000 सैनिक थे। यानी जो मेवाड़ी सेना में सैनिक थे वो 80,000 थे वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। ये वीर विनोद ग्रंथ है, ये कविराजा श्यामल दास दत्तीवाड़िया द्वारा लिखित है। उसमें यह वर्णन है कि 80,000 सैनिक थे वो मेवाड़ी सेना में थे, 3,20,000 थे वो मुगल सेना में थे। हम सीधे सीधे शब्दों में यूँ कह सकते हैं जो 4:1, यानी कि एक व्यक्ति था मेवाड़ में तो 4 व्यक्ति थे मुगलों के अंदर। इस प्रकार की सेना थी, 4:1 में सेना थी। और इनका जो अंतिम सेना का शिविर है वो लोसिंग गांव राजसमंद जिले में लगता है। अब हम जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसकी रूपरेखा तो तैयार हो गई है। अब जो हल्दी घाटी का युद्ध होगा इतिहास के अंदर जो महान युद्ध है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।